नमस्कार दोस्तों। आज का डिक्टेशन है प्रभात खबर और हिंदुस्तान पेपर से। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद प्रभात खबर से। स्टार्ट। सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम हमारी अर्थव्यवस्था के आधार हैं। सकल घरेलू उत्पादन में इनका योगदान लगभग 60% तक है तथा कार्यबल का करीब 90% इसी सेक्टर में कार्यरत है। कोरोना महामारी से पैदा हुई स्थितियों का सबसे अधिक नकारात्मक असर भी इन्हीं उद्यमों पर हुआ है। इसीलिए केंद्र सरकार के व्यापक आर्थिक पैकेज में इन्हें प्राथमिकता देना एक ज़रूरी पहल है। इन उद्यमों को समुचित मात्रा में पूंजी मुहैया कराने के साथ सरकार ने इनकी परिभाषा में भी बदलाव किया है। साल 2006 के कानून के मुताबिक 25 लाख तक के निवेश के उद्यम को सूक्ष्म, 25 लाख से 5 लाख तक के निवेश के उद्यम को छोटा तथा 5 से 10 करोड़ के निवेश के उद्यम को मध्यम आकार का उपक्रम माना जाता है। सेवा क्षेत्र के इन उद्यमों में निवेश का दायरा 5 करोड़ तक था। अब नई परिभाषा में इसे बढ़ाकर 100 करोड़ तक कर दिया गया है। इस बदलाव से अब अधिक संख्या में उद्यमों को ऋण उपलब्ध हो सकेगा तथा उन्हें अपना विस्तार कर पाने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ेगी, बल्कि आत्मनिर्भरता के सूत्र को साकार करने में भी ये उपक्रम अधिक योगदान दे सकेंगे। कंपनियों के वर्गीकरण में भी इससे लाभ मिलेगा। अभी तक यह भी होता रहा है कि विदेशों, खासकर चीन से सस्ते सामान आयात कर कई उपक्रम वास्तविक उत्पादन में लगे उद्यमों को कड़ी चुनौती देते थे और वे विभिन्न छूटों व योजनाओं का भी फायदा लेते थे। अब सरकार वस्तु एवं सेवा कर के आंकड़ों के आधार पर टर्नओवर का आकलन कर सकेगी, जिससे लाभकारी योजनाओं को उन कंपनियों तक पहुंचाना आसान होगा जो घरेलू उत्पादन बढ़ाने में लगे हुए हैं। महामारी पर काबू पाने के साथ अभी सरकार की मुख्य चुनौती अर्थव्यवस्था को संभालना है। इसके बिना बढ़ती बेरोजगारी और अनिश्चितता की स्थिति से उबर पाना मुश्किल है। इसीलिए जैसा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है, सरकार की प्राथमिकता छोटे और मझोले उद्यमों को बचाना है। उल्लेखनीय है कि संगठित क्षेत्र के उत्पादन, वितरण और बिक्री के बाद की सेवाओं में भी असंगठित क्षेत्र और छोटे उद्यम बहुत अधिक योगदान देते हैं। ऐसे में लॉकडाउन की पाबंदियों में जैसे जैसे छूट मिलती जाएगी, आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आने लगेंगी। इसी के साथ आमदनी, मांग और आपूर्ति के जरूरी सिलसिले की गति भी सामान्य होने लगेंगी। हालांकि बड़ी संख्या में कामगारों का उत्पादन केंद्रों से पलायन बेहद चिंताजनक और दुखद है, पर यह संतोष की बात है कि प्रवासी कामगारों का बड़ा हिस्सा
अभी भी शहरी केंद्रों में है। पूंजी की उपलब्धता और अन्य छूटों के साथ जब कामकाज शुरू होगा तो वे फिर से उत्पादन और सेवा के काम में जुट जाएंगे। अब अन्य कामगार भी गांवों से लौटने लगे हैं। नए सरकारी पैकेज और नियमन से देश के उद्यमों हौसलों को बहुत बल मिला है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अब हिंदुस्तान पेपर से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। घर लौटते मजदूरों के साथ हो रहे सड़क हादसे सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि अमानवीय भी हैं। ऐसे हादसे लोगों के दुख को पहले से ज़्यादा गंभीर और गाढ़ा कर जाते हैं। बुधवार गुरुवार को 24 घंटे से भी कम समय में अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 3 दुर्घटनाओं में 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 16 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। सबसे दुखद हादसा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहारनपुर रोड पर हुआ, जब रात के अंधेरे में चल रहे 6 मजदूरों को एक बस ने कुचल दिया। पंजाब से बिहार के अपने गांव जा रहे इन मजदूरों का दोष क्या था? गर्मी के इन दिनों में तपती दोपहरी में सड़क पर पैदल यात्रा से बचते हुए वे रात में ही ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर रहे हैं, तो यह सही और स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे बेबस लोगों को कुचलने वाले कौन लोग हैं? कौन है जिसे देश की हकीकत नहीं पता? कौन है जिसे ऐसे बुरे वक्त में भी सड़क पर चल रहे लाचार मजदूरों की चिंता नहीं है? राजमार्गों पर चल रहे छोटे और भारी वाहनों को इस वक्त अतिरिक्त सतर्कता के साथ यात्रा करनी चाहिए। जो प्रशासन मजदूरों के पलायन को नहीं रोक सकता, वह कम से कम इन मार्गों पर वाहन चला रहे ड्राइवरों को सजग रहने के लिए पाबंद तो कर ही सकता है। उधर मध्य प्रदेश के गुना में 60 से अधिक मजदूरों को लेकर जा रहे एक ट्रक से विपरीत दिशा से आ रही बस टकरा गई। इनमें सवार 8 मजदूर कभी घर नहीं लौट सकेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? ये दुर्घटनाएं प्रमाण है कि ऐसे समय में भी परिवहन नियमों की पालना नहीं हो रही है। राजमार्गों पर गाड़ियां अंधाधुंध दौड़ने लगी हैं। ठीक इसी प्रकार बिहार में मुजफ्फरपुर से कटिहार जा रही बस से ट्रक भिड़ गया। करीब 30 मजदूर घायल हुए और 2 की मौके पर ही मौत हो गई। 3 राज्यों में हुए ये 3 हादसे एक ही तरह की लापरवाही के दुष्परिणाम हैं। जाहिर है इन मजदूरों के आश्रितों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। ध्यान रहे, ये मजदूर अपनी वापसी के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं है। इनकी वापसी व्यवस्था का एक विफल पहलू है। व्यवस्था को इन दुर्घटनाओं की भरपाई करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे हादसे दोहराए न जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देकर सराहनीय कार्य किया है। इसके साथ ही उसने दुर्घटना के कारणों की जांच तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के निर्देश भी दिए हैं। यह जरूरी है कि इस आपदा की आड़ में नियम कायदे से कोई खिलवाड़ न हो। अंधाधुंध दौड़ रहे
वाहनों की जांच और पैदल चलते मजदूरों के मद्देनज़र गति सीमा निर्धारित और लागू करने की ज़रूरत है। रात में चल रहे मजदूरों और उनके परिवारों को हाथ में कुछ रोशनी या संकेतक लेकर चलना चाहिए। इसमें समाजसेवी संस्थाएं व सरकारें उनकी मदद कर सकती हैं। हमें सावधानी को अपने स्वभाव में ढाल लेना चाहिए। ध्यान रहे, लॉकडाउन से पहले देश में रोज़ 1200 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती थीं, जिनमें 1200 से भी ज़्यादा लोग घायल होते थे और 400 से ज़्यादा जान गंवाते थे। इसलिए संकल्प लेना चाहिए, हमें दुर्घटनाओं के उस दौर में नहीं लौटना है। इसके लिए लोगों और सरकारों को कमर कस लेनी चाहिए। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशनल बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।